नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द सर्कलविल हॉरर लेटर्स। हाँ, सर्कलविल ओहायो। सुनने में तो एकदम टिपिकल अमेरिकन स्मॉल टाउन जैसा लगता है ना। बिल्कुल शांत सा, फेमस अपने पंपकिन शो के लिए हर साल आई थिंक हजारों लोग आते हैं वहाँ। एकदम मतलब होलसम इमेज। एग्जैक्टली लेकिन 1970s के एंड में इस शांत सी जगह पर ना एक अजीब सा अंधेरा साया मंडराने लगा। एक ऐसा साया जिसने लोगों की कह सकते हैं नींदें उड़ा दी। अनोनिमस लेटर्स का सिलसिला शुरू हुआ। अनोनिमस लेटर्स? किस तरह के? धमकी भरे पर्सनल सीक्रेट्स उजागर करते हुए खत। और ये कोई एक दो खत की बात नहीं थी। ये सिलसिला तो लगभग 20 इयर्स तक चला। 20 इयर्स? ओ माय गॉड। इमेजिन करो, मतलब रोज सुबह उठकर अपना मेल बॉक्स चेक करना। हाँ, और उसमें एक हाथ से लिखा अनजान खत मिलना जिसमें तुम्हारे सबसे गहरे राज लिखे हों या फिर तुम्हें धमकी दी गई हो। और फिर पता चले कि ऐसे खत सिर्फ तुम्हें नहीं, नहीं, तुम्हारे दोस्तों को, पड़ोसियों को, यहाँ तक कि टाउन ऑफिशियल्स को भी मिल रहे हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में एक अजीब सा डर और सस्पिशन का माहौल बन गया। गूज़बम्प्स आ गई ये सोच कर। कौन था ये शख्स? क्यों कर रहा था ये सब? क्या मकसद था उसका? चलो इस पूरे मामले की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आई थिंक 1977 में मैरी गिलेस्पी नाम की एक लोकल स्कूल बस ड्राइवर के साथ। उन्हें पहला खत मिला। अच्छा, मैरी गिलेस्पी स्कूल बस ड्राइवर। और खत में सीधी धमकी थी या कुछ और? अफेयर वगैरह का जिक्र था शायद। एग्जैक्टली खत में साफ साफ लिखा था कि वो स्कूल के सुपरिंटेंडेंट गॉर्डन मैसी के साथ अपना अलेज्ड अफेयर खत्म कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। वाओ, मतलब काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो शायद पब्लिक नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं थी। और इन खतों का स्टाइल भी मतलब अजीब था, जैसे जैसे कोई जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो। कैसे? क्या मतलब? देखो, हाथ से लिखे होते थे लेकिन ब्लॉक लेटर्स में, जैसे जैसे बच्चे लिखते ना, ताकि हैंडराइटिंग पहचानी ना जा सके। स्मार्ट। और लैंग्वेज, भाषा कैसी थी? एकदम क्रूड, धमकी भरी चीजें, जैसे मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हूं, या फिर उससे भी ज्यादा चिलिंग, तुम्हारी बेटी की बारी है, उसके सर में गोली मार दूंगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही स्कैरी है, सीरियसली। और सबसे अजीब बात, ये खत सर्कलविल से पोस्ट नहीं होते थे। नहीं, यही तो मिस्ट्री थी। पोस्ट मार्क होता था कोलंबस ओहायो का, जो सर्कलविल से करीब 30 माइल दूर है। कोलंबस? तो इससे तो शक और बढ़ गया होगा। राइटर कोलंबस में रहता है या सर्कलविल का ही कोई है जो कोलंबस जाकर पोस्ट करता है ताकि पकड़ा ना जाए। एग्जैक्टली सब ये सोच रहे थे। और ये खत सिर्फ मैरी को नहीं मिल रहे थे, आपने कहा ये फैल गए थे। हाँ, बहुत जल्दी मैरी के हस्बैंड रॉन गिलेस्पी, उनके बच्चों, पड़ोसियों, टाउन ऑफिशियल्स, हत्ता कि लोकल न्यूज़पेपर को भी ऐसे खत मिलने लगे। सबको। और सब में वही मैरी और मैसी के अफेयर का जिक्र। हाँ, फोकस वही था, उन्हें बदनाम करने की कोशिश, एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन। पूरे टाउन में गॉसिप और डर का माहौल बन गया था। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, टाउन में तो अफरा तफरी मच गई होगी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा होगा। बिल्कुल। कौन है ये? मर्द है या औरत? हमारे बीच का ही कोई है? इसका मोटिव क्या है? रिवेंज, जेलसी, या सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती है? सैडिस्टिक प्लेजर। हाँ, और इस टेंशन ने मतलब और भी भयानक रूप ले लिया होगा जब मैरी के हस्बैंड रॉन गिलेस्पी को भी डायरेक्ट धमकियां मिलने लगी। यस, अब राइटर सीधा रॉन को टारगेट कर रहा था। रॉन को क्या लिखा गया था? किस तरह की धमकियां? उन्हें कहा गया कि वो इस अफेयर के बारे में कुछ करें, मैरी को रोकें, नहीं तो उनकी जान खतरे में है। जान खतरे में? हाँ, एक खत में तो सीधे लिखा था, दोनों को साथ पकड़कर मार डालो। एक और में वार्निंग थी, तुम्हारी जान खतरे में होगी। ओह गॉड, मतलब राइटर अब क्लियरली वायलेंस की बात कर रहा था या कर रही थी। और फिर अगस्त 1977 में वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया, रॉन की मौत। हाँ, वो बहुत ही मिस्टीरियस रात थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉन को एक फोन कॉल आया। फोन कॉल? किसका? कहा कि वो जानते हैं लेटर राइटर कौन है और अब वो उससे निपटने जा रहे हैं। निपटने? ओके। और वो अपनी .22 कैलिबर रिवॉल्वर लेकर अपने ट्रक में निकल गए। लेकिन घर से थोड़ी ही दूर उनका ट्रक एक पेड़ से टकरा गया, रॉन की वहीं मौत हो गई। तो पुलिस ने क्या कहा? एक्सीडेंट। हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट, यानी कॉरोनर ने इसे एक एक्सीडेंट करार दिया।
उनके ब्लड में अल्कोहल लेवल 0.16 मिला, जो उस वक्त लीगल लिमिट से डबल था। तो उनके हिसाब से केस क्लोज्ड, ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट। पर इतना सिंपल था नहीं, है ना? बहुत से लोग, खासकर रॉन के जानने वाले, इस एक्सीडेंट थियरी से कन्विंस नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। वो कहते थे रॉन इतनी ज्यादा शराब नहीं पीते थे, और सबसे ज्यादा सस्पिशियस बात, उसकी बंदूक? एग्जैक्टली, वो उनकी बॉडी के नीचे मिली थी और उससे एक गोली चली हुई थी। एक गोली चली थी। तो सवाल यह था कि गोली कब चली, किसने चलाई? क्या रॉन ने किसी पर चलाई थी सेल्फ डिफेंस में, या उन पर किसी ने चलाई थी जिसके बाद क्रैश हुआ? और सबसे बड़ी बात, वहां कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला जो इस बात को क्लियर कर सके। कोई शेल केसिंग नहीं, कुछ नहीं। और रॉन के साले पॉल फ्रेशोर, वो तो इसे खुलेआम मर्डर कह रहे थे ना। हाँ, पॉल फ्रेशोर तो बहुत वोकल थे इस बारे में। वो शेरिफ पर लापरवाही का और मामले को दबाने का, मतलब कवर अप का इल्जाम लगा रहे थे। कवर अप? वाओ! और इस शक को हवा तब मिली होगी जब रॉन की मौत के बाद भी खत आने बंद नहीं हुए। बिल्कुल, ये तो जैसे राइटर का कहना था, देखो मैं अब भी आजाद हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। बल्कि कुछ खतों में तो अब सीधे शेरिफ पर ही कवर अप का आरोप लगाया जाने लगा। ओके, दिस इज गेटिंग सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड। रॉन की मौत एक्सीडेंट थी या मर्डर, ये एक बड़ी मिस्ट्री बन गई। और इस सब के बीच मेरी गिल्स्बी ने क्या किया? वो सुपरिटेंडेंट मैसी वाला एंगल, उसका क्या हुआ? हाँ, तो रॉन की मौत के कुछ टाइम बाद मैरी ने गॉर्डन मैसी के साथ ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दिया। ऑफिशियली? याद है पहले वो अफेयर की बात से इनकार करती थी। हाँ, करती थी। तो इससे जाहिर है राइटर और भड़क गया होगा। उसे लगा होगा कि उसकी बात सच थी। ओहो, अब तो राइडर को जैसे वैलिडेशन मिल गया। फिर तो धमकियां श्योरली और बढ़ गई होंगी, डेंजरस हो गई होंगी। बहुत ज्यादा। खत और भी पर्सनल और कह सकते हैं विशियस हो गए। यहाँ तक कि मैरी के बस रूट पर ऑफेंसिव साइन बोर्ड्स लगाए जाने लगे। उनकी बेटी को भी टारगेट किया गया उन साइंस में। मामला बहुत ही नास्टी हो गया था। साइंस रोड पर? ये तो पब्लिक हरासमेंट है। और फिर आया फरवरी 1983, वो बूबी ट्रैप वाली घटना। ये तो सीधा अटेम्प्टेड मर्डर था, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एब्सोल्युटली। 7 फरवरी 1983 मैरी अपनी स्कूल बस चला रही थी जब उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा। उस पर उनकी बेटी के बारे में कुछ बहुत ही बेहुदा लिखा था। वो उसे हटाने के लिए रुकी। ओके, और जब हटाने लगी तभी उन्हें कुछ अजीब लगा, कुछ वायर वगैरह? हाँ, उन्होंने देखा कि साइन एक पतली सी डोरी या शायद तार से बंधा है, और वो तार एक डिब्बे, एक बॉक्स से जुड़ा है जो पास में रखा था। थोड़ा सस्पिशियस लगा उन्हें। थैंक गॉड उन्हें लगा। तो उन्होंने साइन खींचा नहीं? नहीं, उन्हें शक हुआ। वो डिब्बा उठाकर घर ले गईं। ओह वाओ, डेयरडेविल। और घर जाकर खोला तो सीन किसी क्राइम थ्रिलर जैसा होगा, आई बेट। एग्जैक्टली। डिब्बे के अंदर एक लोडेड 25 कैलिबर की गन थी, इस तरह से सेट की हुई थी कि जैसे ही साइन को खींचा जाता, ट्रिगर दब जाता और गोली चल जाती। एक बहुत ही क्रूड, सिंपल सा, लेकिन पोटेंशियली डेडली बूबी ट्रैप। अनबिलीवेबल। थैंक गॉड वो चली नहीं। मेरी की किस्मत बहुत अच्छी थी उस दिन। लेकिन अब पुलिस के पास एक सॉलिड लीड थी, वो गन। यस, फाइनली कुछ फिजिकल एविडेंस। पुलिस ने गन का सीरियल नंबर रिकवर कर लिया, जिसे बाय द वे मिटाने की कोशिश की गई थी फाइल करने की। अच्छा, फिर भी रिकवर कर लिया? हाँ, टेक्निक्स होती हैं। और जब उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो गन किसी अनजान की नहीं, बल्कि पॉल फ्रेशर की थी, रॉन जेलेस्बी का साला, वही जो रॉन की मौत को मर्डर बता रहा था। ये तो शॉकिंग ट्विस्ट था। बहुत बड़ा ट्विस्ट। सब हैरान रह गए। अब पॉल का इस पर क्या कहना था? उन्होंने तुरंत मान लिया कि गन उनकी है। हाँ, उन्होंने माना कि गुन उनकी है, लेकिन उनका वर्जन अलग था। उन्होंने कहा कि गुन काफी हफ्ते पहले उनके गैराज से चोरी हो गई थी। उन्होंने बूबी ट्रैप या खतरों से किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार किया। चोरी हो गई थी। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया था या नहीं? सर्च की परमिशन दी, हैंडराइटिंग सैंपल्स दिए? हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं पॉल में पूरा कॉपरेशन दिखाया। घर की, कार की सर्च की परमिशन दी, हैंडराइटिंग सैंपल्स भी दिए, सब कुछ। लेकिन फिर पिक्चर में आई उनकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ कैरन सू। उनका डिवोर्स केस चल रहा था ना पॉल से? हाँ, चल रहा था। और उन्होंने पॉल के खिलाफ बयान दे दिया। डिवोर्स केस के बीच का बयान? ये तो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ऑफन मोटिव्स होते हैं ऐसे में। कैरन ने क्या कहा एग्जैक्टली? कैरन सू ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगता है पॉल ही खत लिख रहा है।
उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें घर में कुछ फटे हुए या छुपाए हुए खत मिले हैं, लेकिन वो ये खत पुलिस को कभी पेश नहीं कर पाईं। उन्होंने ये भी कहा कि रॉन की मौत के बाद पॉल मैरी से मैसी डील को लेकर काफी गुस्से में थे। बेसिकली पॉल को मोटिव दिया। ओके, तो गन पॉल की, एक्स वाइफ का स्टेटमेंट पॉल के खिलाफ, और शायद कोई और एविडेंस। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था जी। पॉल पॉलीग्राफ टेस्ट में भी फेल हो गए। ओह, पॉलीग्राफ फेल होना एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में यूजुअली, बट इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों को जोड़कर गन, वाइफ का स्टेटमेंट, फेल्ड पॉलीग्राफ, पुलिस ने पॉल फ्रेशर को मैरी गिलिस्पी की अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। इंटरेस्टिंगली, उन पर खत लिखने का चार्ज कभी फॉर्मल तौर पर नहीं लगाया गया। फोकस अटेम्प्टेड मर्डर पर था। द स्ट्रेंज, बट ओके। तो मामला कोर्ट पहुंच गया। अक्टूबर 1983, पिकवे काउंटी कोर्ट हाउस। पूरे टाउन की नजर इस ट्रायल पर होगी, आई एम श्योर। जरूर, बड़ी खबर थी उस छोटे से टाउन के लिए, लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था जितना लग रहा था। क्यों? फिजिकल एविडेंस तो था ना, गन थी, पर पॉल को बूबी ट्रैप वाली जगह से डायरेक्टली लिंक करने वाला कोई कॉन्क्रीट फिजिकल एविडेंस नहीं था। ना गन पर, ना बॉक्स पर पॉल के फिंगरप्रिंट्स मिले, कुछ नहीं। फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? ये तो काफी सरप्राइजिंग है। और पॉल के पास उस दिन का एलिबाई भी था, राइट? हाँ, वो उस दिन काम पर नहीं था, लेकिन कई विटनेसेस ने गवाही दी कि उन्होंने पॉल को दिन के ज्यादातर हिस्से में अपने घर पर ही रिपेयर का काम करते हुए देखा था। तो एलिबाई भी था उसके पास। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने क्या पेश किया? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी परिस्थितियों से जुड़े सबूत। वही, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल। गन पॉल की थी, बूबी ट्रैप में जो चॉक बॉक्स यूज हुआ था वो उस टाइप का था जो पॉल के वर्क प्लेस एनहाइजर-बुश ब्रूअरी में इस्तेमाल होता था। ये काफी वीक लिंक्स थे वैसे देखा जाए तो। बहुत वीक। सिर्फ इस बेसिस पर कन्विक्शन होना मुश्किल लगता है। लेकिन फिर केस का फोकस अचानक से खतों पर शिफ्ट हो गया, भले ही वो चार्ज नहीं था। हाँ, ये बड़ा अजीब था। जज ने 39 खतों को एविडेंस के तौर पर अलाउ कर दिया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की एंट्री हुई, और ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, ओके, क्या कहा उन्होंने? 2 एक्सपर्ट्स ने गवाही दी। एक एक्सपर्ट तो, बिलीव इट और नॉट, पहले पॉल के डिफेंस का विटनेस बनने वाला था, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ गया। व्हाट? ये कैसे हुआ? स्ट्रेंज। और उन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा? क्या उन्होंने कंक्लूसिवली कहा कि हैंडराइटिंग पॉल की है, एकदम पक्का? नहीं, कंक्लूसिवली नहीं। यही तो पॉइंट है। दोनों ने कहा कि खतों और बूबी ट्रैप पर जो लिखावट मिली है वो पॉल फ्रेशर की हो सकती है, कुड बी। ये कोई 100% मैच नहीं था, बस एक पॉसिबिलिटी बताई। सिर्फ हो सकती है, लेकिन जूरी के लिए शायद ये काफी था, कंसिडरिंग बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, गन का मिलना, वाइफ का स्टेटमेंट। शायद। और वर्डिक्ट आया। पॉल फ्रेशर को दोषी पाया गया, अटेम्प्टेड मर्डर का। सजा कितनी हुई? उन्हें 7 से 25 साल की सजा सुनाई गई। सर्कलविल के लोगों ने आई गेस चैन की सांस ली होगी कि चलो आखिरकार ये हॉरर खत्म हुआ, लेटर राइटर पकड़ा गया, केस क्लोज्ड। लेकिन यहां से ये कहानी और भी अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब बाकी था। पॉल जेल में, लेकिन खत बंद नहीं हुए। एग्जैक्टली। ये इस केस का सबसे बैफलिंग एस्पेक्ट है। पॉल फ्रेशर लिमा करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में थे, हाई सिक्योरिटी प्रिजन, लेकिन सर्कलविल में खत आते जारी रहे, हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स। और स्टाइल वही, हैंडराइटिंग, टोन, सब कुछ वही ब्लॉक लेटर्स, वही धमकी भरी लैंग्वेज, और पोस्टमार्क भी वही, कोलंबस ओहायो। ये कैसे पॉसिबल है? पॉल तो कहते हैं कुछ टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखे गए थे, उन्हें पेन पेपर एक्सेस नहीं था, उनकी सारी मेल चेक होती थी। बिल्कुल। प्रिजन के वार्डन ने भी ऑफिशियली कहा था कि पॉल का जेल से इस तरह खत भेजना फिजिकली इम्पॉसिबल था। वो अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस थे, उनके पास ये सब करने का मौका ही नहीं था। पर शेरिफ, वो तो अभी भी पॉल को ही कल्प्रिट मान रहे थे। उनकी क्या थियरी थी इस इम्पॉसिबल सिचुएशन के लिए? शेरिफ का मानना था कि पॉल ने किसी अकम्प्लिस, किसी बाहरी साथी की मदद से ये सिस्टम बना रखा है। कोई था जो उसके लिए खत पोस्ट कर रहा था। अकम्प्लिस? लेकिन इसका कोई भी प्रूफ था उनके पास, या ये सिर्फ एक थ्योरी थी? सिर्फ एक थ्योरी। उन्होंने कभी किसी अकम्प्लिस को आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही कोई प्रूफ पेश किया। और सबसे वाइल्ड बात जो मैंने सुनी थी, पॉल को खुद जेल में एक खत मिला, उसी राइटर का। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये तो प्लॉट को और घुमा देता है।
उस खत में लिखा था कुछ ऐसा, फ्रेशो, अब तुम कब मानोगे कि तुम वहां से बाहर नहीं निकलोगे? मैंने तुम्हें 2 साल पहले बताया था, जब हमने उन्हें फंसाया था, वो फंसे ही रहते हैं। हमने? वी सेट हिम अप। इस हम का क्या मतलब? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी पॉल को फंसाने की? राइटर कह रहा था कि उसने किसी और के साथ मिलकर पॉल को फंसाया, या राइटर सिर्फ पॉल को टॉन्ट कर रहा था, उसे और टॉर्चर कर रहा था? एग्जैक्टली ये सवाल केस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। क्या राइटर अकेला नहीं था, या ये सिर्फ माइंड गेम्स थे? और यहां से शुरू होती हैं थ्योरीज और स्पेकुलेशंस की बारिश, जो आज तक खत्म नहीं हुई। पॉल फ्रेशर तो आई बिलीव अपनी मौत 2012 तक अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे। हाँ, हमेशा। उनके कुछ दोस्त जैसे पैम स्टैंटन और कुछ जर्नलिस्ट जैसे मार्टिन यांट हमेशा इस केस के वीक एविडेंस और पॉल की कन्विक्शन पर सवाल उठाते रहे। उनका कहना था कि पॉल को बलि का बकरा बनाया गया। और पॉल को पैरोल भी शुरू में इसी वजह से नहीं मिली थी, है ना? क्योंकि खत तब भी आ रहे थे। सही। अथॉरिटीज कैसे पैरोल देते जब लग रहा है कि वो अब भी खत लिख रहा है? वो फाइनली 1994 में 10 साल बाद रिहा हुए। और इंटरेस्टिंगली उनकी रिहाई के आसपास ही खत आने बंद हो गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कोइंसिडेंस या प्रूफ कि वो ही लिख रहा था? या प्रूफ कि जिसने उसे फंसाया था उसका मकसद पूरा हो गया था? बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं इसके। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग थियरी तो पॉल की एक्स वाइफ कैरन सू पर सस्पिशन पॉइंट करती है। पॉल को खुद ये शक था कि कैरन ने उसे फंसाया है। मोटिव क्या हो सकता था? डिवोर्स सेटलमेंट में फायदा, पॉल के जेल जाने से फाइनेंशियल गेन, रिवेंज? शायद कैरन ने ही तो पॉल का नाम सबसे पहले लिया था लेटर्स के कनेक्शन में, और वो बूबी ट्रैप वाली घटना के टाइम मैरी गिलेस्पी की प्रॉपर्टी पर ही एक ट्रेलर में रह रही थी। और वो विटनेस वाली बात। हाँ, एक बस ड्राइवर ने गवाही दी थी कि उसने बूबी ट्रैप वाली जगह पर एक एल कमीनो गाड़ी के पास एक लंबे सैंडी हेयर वाले आदमी को देखा था। ये डिस्क्रिप्शन कैरन के उस वक्त के बॉयफ्रेंड से मिलता था, और कैरन के भाई के पास वैसी ही एल कमीनो कार थी। ये सब तो काफी सस्पिशियस लगता है। पर पुलिस ने कैरन को कभी सस्पेक्ट माना ऑफिशियली? नहीं, पुलिस ने उसे कभी सस्पेक्ट नहीं माना। वाई? ये भी एक सवाल है। ऑनलाइन फोरम्स जैसे रेडिट वगैरह पर तो थ्योरीज की भरमार हो गई इस केस को लेकर। एक पॉपुलर थ्योरी है कि शायद एक से ज्यादा राइटर थे। हैंडराइटिंग में फर्क था क्या? कुछ लोगों का ये मानना है। कहते हैं 2 तरह की डिस्टिंक्ट हैंडराइटिंग थी, एक छोटी ब्लॉकी और दूसरी थोड़ी लंबी पतली सी। एक यूजर ने तो क्लेम किया कि पॉल के जेल जाने के बाद लंबी पतली वाली हैंडराइटिंग के खत आने बंद हो गए। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। हाँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि लाइन वाले पेपर और प्लेन पेपर पर लिखने से भी स्टाइल में फर्क आ सकता है, तो ये कंक्लूसिव नहीं है। राइट। और वो हम वाली बात जो जेल वाले खत में थी, हम जानते हैं तुम कौन सी कार चलाते हो। जब हमने उन्हें फंसाया, अगर कोई एकम्प्लिस था तो कौन? कैरन सू, पॉल का बेटा मार्क। अगर पॉल बेगुनाह थे तो उन्होंने कभी अपने साथी का नाम क्यों नहीं लिया? फैमिली को बचा रहे थे। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं यार। हाँ, पॉल के बेटे मार्क फ्रेशर का एंगल भी बहुत ट्रैजिक है। जर्नलिस्ट मार्टिन यांत के अकॉर्डिंग पॉल को शक था कि वो चोरी हुई गन जो बूबी ट्रैप में यूज हुई, शायद उनके बेटे मार्क ने ही ली थी या चोरी की थी। क्या अपने बेटे पर शक? क्या पॉल ने इस बारे में पुलिस को बताया? नहीं, यंत कहते हैं पॉल ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये बात छुपाई। मार्क अपनी माँ कैरन के साथ था, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो जेल में कभी अपने पिता से मिलने नहीं गया। सैड। और मार्क का क्या हुआ? उसे कोई गिल्ट था? We'll never know. This case just gets sadder and more complicated. चलो अब एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखते हैं जो बाद में हुई। यहाँ भी काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, है ना? पहले फॉर्मर FBI प्रोफाइलर मैरी एलन ओटूल, उन्होंने 48 आवर्स शो के लिए इस केस को स्टडी किया था। हाँ, ओटूल का मानना है कि राइटर एक ही था या थी। उनके प्रोफाइल के हिसाब से राइटर चालाक, मैनिपुलेटिव, झूठा और काफी कठोर दिल का इंसान था, जिसे दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता था। शायद कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने राइटर के जेंडर या बैकग्राउंड के बारे में कुछ स्पेसिफिक कहा? उन्हें लगता है राइटर शायद एक औरत थी जो मर्द होने का दिखावा कर रही थी, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती, जो पॉल फ्रेशर की मास्टर्स डिग्री से मैच नहीं करता। ओके, ये पॉल के अगेंस्ट नहीं जाता फिर? और बूबी ट्रैप के बारे में ओटूल को स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं कि पॉल राइटर था, खासकर बूबी ट्रैप लगाने वाला। उनका कहना है कि एक अनोनिमस लेटर राइटर जो इतनी मेहनत से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, वो फिजिकल बूबी ट्रैप लगाने का रिस्क क्यों लेगा?
वो तो एक्सपोजर का खतरा बढ़ा देता है। लॉजिकल पॉइंट है। तो ओटूल का सजेशन क्या था फिर? ट्रैप किसने लगाया? उनका सजेशन था कि शायद ट्रैप किसी और ने लगाया था, मौके का फायदा उठाकर, जो राइटर नहीं था। और पॉल के जेल में रहते हुए लेटर्स कंटिन्यू होने वाली बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साफ कहा, कोई और ये खत भेज रहा है। उनके लिए पॉल का जेल से लिखना इम्पॉसिबल था। ओके, लेकिन फिर आती हैं फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट बेवरली ईस्ट, जिन्होंने भी 48 आवर्स के लिए ही एनालिसिस किया और उनका कंक्लूजन बिल्कुल ऑपोजिट था ओटूल से। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। ईस्ट ने 49 एनोनिमस लेटर्स को पॉल की नोन हैंडराइटिंग से कंपेयर किया। काफी डिटेल्ड एनालिसिस की उन्होंने। और उन्हें क्या मिला? ईस्ट ने कुछ स्पेसिफिक हैंडराइटिंग ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए, जैसे पॉल का जी 6 जैसा दिखता था, या जिप कोड लिखते वक्त 3 और 2 में कंफ्यूजन होना। ईस्ट ने क्लेम किया कि ये सारे ट्रेट्स एनोनिमस लेटर्स में भी मौजूद थे। सब में? उन लेटर्स में भी जो पॉल के जेल जाने के बाद भेजे गए थे? हाँ, यही उनका बड़ा क्लेम था। उन्होंने कहा कि ये ट्रेट्स उन लेटर्स में भी थे जो पॉल के जेल में रहते हुए पोस्टमार्क हुए थे। इस बेसिस पर वो 100% सर्टन थी कि सारे खत पॉल ने ही लिखे हैं, जेल से भी। 100% सर्टन। लेकिन इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी है ना, उनके मेथड्स पर? हाँ, एक कैविएट है। कुछ ऑनलाइन क्रिटिक्स ने ईस्ट के मेथड्स पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि वो ग्राफोलॉजी, जो हैंडराइटिंग से पर्सनालिटी बताने की एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है, ऑफन स्यूडोसाइंस माना जाता है, को फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस के साथ मिक्स करती हैं। एक पुरानी वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट का भी जिक्र मिलता है, जहां उन्होंने मोनिका लुविंस्की की हैंडराइटिंग पर कमेंट किया था, जो काफी कंट्रोवर्शियल था। अच्छा, तो उनकी सर्टेनिटी पर भी क्वेश्चन मार्क है फिर। और ट्रायल वाले एक्सपर्ट्स, उन्होंने तो सिर्फ हो सकता है कहा था। प्लस 1980s में हैंडराइटिंग एनालिसिस आज जितनी एडवांस थी भी नहीं। सही बात है, टेक्नोलॉजी और मेथड्स दोनों इंप्रूव हुए हैं। एक और एंगल है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का, यानी हैंडराइटिंग के बजाय लैंग्वेज के पैटर्न्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस से राइटर को पहचानना। लेकिन इसके लिए लेटर्स का पूरा टेक्स्ट चाहिए होता है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो ये एनालिसिस करना मुश्किल है। राइट। और एक आखिरी चिलिंग डिटेल, पॉल के फिंगरप्रिंट्स। वो कैसे? मरी मेह्यू, जो केस पर रिसर्च करती हैं, उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेटर्स को पॉल फ्रेशर के फिंगरप्रिंट्स उन दर्जन भर खतों पर मिले थे जो उसके जेल में रहते हुए पोस्टमार्क हुए थे। अब ये कैसे हुआ? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर ये सच है तो इसका एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है। क्या पॉल ने जेल जाने से पहले ही ढेर सारे खत लिखकर रख दिए थे? शायद एड्रेसेस भी लिखकर, और कोई अकम्प्लिस, वही अननोन पार्टनर, उन्हें टाइम पर कोलंबस जाकर पोस्ट कर रहा था। ये एक प्लॉजिबल थियरी लगती है, जो जेल से लेटर भेजने की इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, और फिंगरप्रिंट्स को भी। बट अगेन नो प्रूफ, सिर्फ एक थ्योरी। किसने पोस्ट किए? वो अकम्प्लिस कौन था? कैरन सू, बेटा मार्क, या कोई और? वी डोंट नो। तो एंड में इतने सालों बाद भी पिकअवे काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने केस क्लोज कर दिया है, लेकिन मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। बिल्कुल, ऑफिशियली केस क्लोज्ड, मे बी फाइल्ड अंडर पॉल फ्रेशॉवर, लेकिन हकीकत में ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। पॉल फ्रेशॉर अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए इस दुनिया से चले गए। सर्कलविल का टाउन आज भी इस मामले पर डिवाइडेड है। बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं पॉग दोषी था, कुछ मानते हैं उसे फंसाया गया। बिल्कुल, ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग हैं दोनों तरफ। तो वही बुनियादी सवाल आज भी हवा में है। क्या पॉल वाकई में सर्कलविल लेटर राइटर था? अगर हाँ, तो उसने जेल से खत कैसे भेजे और फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? अगर नहीं, तो असली राइटर कौन था? या राइटर्स? क्या कोई साथी था? क्या कैरन सू का रोल था? और सबसे पहले, क्या रॉन जिलेस्पी की मौत वाकई एक एक्सीडेंट थी? ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े शायद कभी पूरी तरह जुड़ेंगे नहीं। एक छोटे से शहर के अंधेरे राज, एनोनिमिटी का खतरनाक इस्तेमाल, और सच जो शायद हमेशा हमारी पकड़ से थोड़ा सा बाहर रहेगा। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan. और जाते जाते ये सोच छोड़ जाते हैं, एक छोटे से शांत दिखने वाले शहर के सीने में कितने गहरे और अंधेरे राज दफन हो सकते हैं।